हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज के सेशन में हम संकल्प 72 सीरीज के अंतर्गत ही बिहार स्पेशल सेगमेंट में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक से कॉपी किताब और पेन लेकर बैठ जाना है क्योंकि ये डिटेल वीडियो होने वाली है और इसमें आपको हम प्राचीन इतिहास, बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने का यहाँ हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की संकल्प 72 के अंतर्गत ही बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, आप जानते ही हैं बिहार क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं या प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास की एक बड़े संदर्भ के रूप में बिहार को याद किया जाता है। जब भी हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो इसमें बिहार एक बड़े सेगमेंट के रूप में निकलकर सामने आता है और कई सारी संस्कृतियों का यह स्थान भी रहा है। 3 बड़े महाजनपद बिहार में रहे हैं और इसी की वजह से बिहार की एक अपनी समृद्ध विरासत, समृद्ध परंपरा है प्राचीन इतिहास को लेकर। तो इसे हम डिटेल से आज एनालाइज करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो वो जानकारी हमें मिलती कहां से है, यानी उन जानकारी के स्रोत कौन से हैं, सोर्सेस कहां से हैं जहां से हमें बिहार की प्राचीन इतिहास के बारे में, उसकी समृद्ध परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। सोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो ये सोर्सेस हमारे बिहार का प्राचीन इतिहास, ठीक है, तो बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने के जो सोर्सेस है, जो आप कहेंगे सोर्सेस है, स्रोत हैं, वो क्या है? ये सोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं और या आप कह सकते हैं, हो सकते हैं। पहला होगा पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब चाहे वह अभिलेख हो, सिक्के हो, मृदभांड हो, स्मारक हो, अगर इनकी तरीके से या इनसे हमें जानकारी मिलती है बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में तो वो पुरातात्विक सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, साहित्यिक सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब यहां पर साहित्यिक स्रोत की हम बात करेंगे तो आप जानते ही हैं, चाहे हम वैदिक साहित्य की बात करें, चाहे हम बौद्ध साहित्य की बात करें, हम पुराण की बात करें, इन सभी से हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। और साहित्यिक स्रोत के बाद जो तीसरा सोर्स है वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। और विदेशी यात्री जो भारत आए, उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया, उनके द्वारा जो पुस्तकें, ग्रंथ लिखे गए, उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त जानकारी। जैसे मेगास्थनीज आए थे, जैसे ह्वेनसांग आए थे, जैसे फाहियान आए थे, तो उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया, उनकी जो पुस्तकें रही हैं, ग्रंथ रहे हैं, उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है वो सोर्स कहलाते हैं कौन से? विदेशी यात्रियों की विवरण से प्राप्त सोर्स। ठीक है। तो आज के सेशन में जो हम मुख्य बिंदु जानेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास में, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल को। क्या पढ़ेंगे हम? पाषाण काल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पाषाण काल में आप सभी जानते हैं बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख यानी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो है पाषाण काल का डिवाइडेशन, पाषाण काल का वर्गीकरण। जैसे आप सभी जानते हैं पाषाण काल यानी जब पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो पाषाण काल को कितने हिस्सों में बांटा गया है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, पुरा, मध्य, नव और ताम्र, इन चारों कालों को हम डिटेल से यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें हम डिटेल से यहां डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पुरा पाषाण काल के बारे में आप जानते हैं मुंगेर, नालंदा और गया में जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल के बारे में आप जानते हैं मुंगेर से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नवपाषाण काल कहां से मिलती है आप जानते ही हैं। ठीक है, वैशाली से, रोहतास से, सारण से नवपाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं जब हम ताम्रपाषाण काल के बारे में जानते हैं तो मुंगेर, सोनपुर, चेचर, कई ऐसे स्थान हैं जिससे हमें ताम्रपाषाण काल की जानकारी मिलती है। पत्थर के साथ जब तांबे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, पत्थर के काल के समय, उसी समय जब तांबे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को। हम फिर क्या समझेंगे? हम फिर जानेंगे ऋग्वैदिक
व उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को, ठीक है, उत्तर वैदिक काल को। इसमें क्या डिफरेंस है, ये कौन सा समय है? ऋग्वैदिक काल क्या है? जैसे ऋग्वैदिक काल में बिहार को क्या कहते थे? कीकट, क्या बोलते थे? और उत्तर वैदिक काल में किस शब्द का उपयोग हुआ? विदेह, मगध, अंग, है ना। तो बिहार को अलग अलग उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में क्या नाम दिया गया? ठीक है, ये टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, लगभग, लगभग ध्यान रखिएगा, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये आपको नोट करते हुए चलना है, टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीजें हुई, किन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ, आज हम यहाँ डिटेल से समझेंगे। फिर हम समझेंगे महाजनपद काल के बारे में। किसके बारे में? महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है। और इन महाजनपदों काल के बारे में किस किस में चर्चा हुई है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार यह बात चर्चा में आई कि कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपदों में से 3 कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। कहाँ थे? बिहार में, है ना। और इन 3 हम सभी जानते हैं कि ये जो 3 महाजनपद थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, मगध, अंग और वज्जी, ये 3 आधुनिक बिहार में स्थित थे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिहाज से। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में? हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो आपकी परीक्षा के लिहाज से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, हम वहां वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में 6ठी सदी ईसा पूर्व में इसका उदय माना जाता है और ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। राजधानी क्या थी मगध साम्राज्य की? राजधानी थी क्या बताइए? राजगृह। राजधानी थी मगध साम्राज्य की राजगृह। और प्रमुख राजवंश जो भी रहे हैं मगध साम्राज्य में, जैसे बृहद्रथ, ठीक है, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, इनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। और स्टार मार्क सेकंड, जैन धर्म के बारे में। फिर जैन धर्म के बारे में। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेगमेंट है ये, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत क्या रहे हैं बौद्ध धर्म के, आर्य, जो 4 आर्य के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्गों के बारे में, त्रिरत्न देखेंगे, बुद्ध, जिसे बुद्ध धर्म और संघ कहा गया है। बौद्ध धर्म में हम डिटेल से उनकी सांगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन तीर्थंकर कौन कौन रहे हैं, ठीक है, उनके नाम, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है, सिद्धांत क्या रहे हैं जैन धर्म के। जैन सांगीतियां कौन कौन सी हैं, जैसे 2 ही हुई हैं, इन दोनों को भी हम डिटेल से समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश भी हमारे स्टार मार्क कह सकते हैं आप, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे मौर्य वंश के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, सम्राट अशोक, इनके जो इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश के समय प्रशासन कैसा रहा है, अर्थव्यवस्था क्या रही है, प्रमुख अध्यक्ष कौन रहे हैं, गुप्तचर व्यवस्था क्या थी मौर्य वंश की, कृषि क्या थी, न्याय व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भी क्या राजवंश प्रमुख रहे हैं, जैसे शुंग राजवंश, कर्ण, कुषाण, उसी के अंदर कनिष्क की चर्चा करेंगे हम। फिर एक और स्टार मार्क्स हमारा जो समय आता है वो हम कहते हैं भारत का क्या था वो, उसे हम क्या कहते हैं कि वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? गुप्त काल। फिर हम चर्चा करेंगे किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल के समय कौन रहा है?
गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कला क्या थी, विज्ञान क्या था, साहित्य क्या था, क्योंकि कला, विज्ञान और साहित्य की जो साहित्य और राजनीति जो रहा है उस समय, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रहा है। अभूतपूर्व प्रगति इसी समय हुई है कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति की, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। श्रीगुप्त, इनके राजवंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब? 275 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे डिटेल से। और आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। सेशन वैसे भी आज हमारा लंबा होने वाला है। इत्मीनान से आपको देखना है, इत्मीनान से पढ़ना है। सबसे पहले हम प्राचीन बिहार के इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म का संकलन सिद्धांत कहलाता है। जैन धर्म के बारे में जहां संकलन है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। और इन ग्रंथों की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कल्पसूत्र, शूद्र कृतांग और भगवती सूत्र। ठीक है, प्राचीन बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र में से इसे एक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा। और कौन कौन से क्षेत्र प्राचीन बिहार में शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे? बताइए। वो क्षेत्र थे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र माने जाते रहे हैं। बिहार के संदर्भ में वो कौन है? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 16 महाजनपदों में अश्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो कौन सा स्थित था सदर्न इंडिया में? अश्मक। किन नदियों के संदर्भ में? तो गोदावरी नदी के किनारे। फिर नंद वंश को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता माना जाता है, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। विदेह यानी मिथिला को मगध राज्य में मिला लिया गया था। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। कलिंग युद्ध एवं उससे उत्पन्न परिणामों का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि क्या कहलाती थी? अपरहत। 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में है। कौन से? अंग, मगध और वज्जी। द्वितीय बौद्ध सांगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई। यह संपन्न हुई कालाशोक के शासनकाल में। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। ठीक है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु नियुक्ति की गई थी धम्म महापात्र की। किसकी नियुक्ति की गई थी? धम्म महापात्र की। क्यों की गई थी? ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। स्कंदगुप्त के हूण आक्रमण के बारे में जानकारी कहां मिलती है? भितरी स्तंभ में। कहां मिलती है? भितरी। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बिहार के इतिहास को भी मोटे तौर पर 3 कालखंडों में बांटा गया है, भारत के इतिहास के जैसे ही। किस हिस्से में? प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। और चूंकि परीक्षा के लिहाज से आधुनिक बिहार का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए ये वीडियो हमने आपको पहले ही दे दी है। आपको मिल जाएगी कहां पर? दृष्टि बीपीएससी चैनल में। आप जैसे ही जाएंगे सर्च कर लीजिएगा बिहार स्पेशल आधुनिक बिहार का इतिहास, मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया करके। ठीक है, वहां आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम यहाँ प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से प्रमुख जो समय रहा है, सबसे शुरुआती समय रहा है, वो रहा है पाषाण काल। तो पाषाण काल में हमने अभी चर्चा में शामिल किया था पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण के बारे में, और डिटेल से अब हम इसके बारे में जानेंगे। पाषाण काल में सबसे पहले हम समझेंगे पुरा पाषाण काल को। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं। कहां से? दक्षिणी बिहार से। मुंगेर, नालंदा और गया। ध्यान रखिएगा, इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक यानी खुरपी, आप जानते हैं खुरपी क्या होती है, ये सब शामिल थे। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा से प्राप्त हुए हैं। तो मुख्यतः लेकिन सदर्न हिस्सा जो रहा है बिहार का, मुख्यतः जो दक्षिणी बिहार वाला हिस्सा रहा है वहां से मिला है मुख्यतः। और इसके अतिरिक्त गया जिले की शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले। मध्य पाषाण काल तक क्या था? हथियार को नुकीला और तेज बनाना शुरू कर दिया गया था।
तीसरा है नवपाषाण काल। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो चिरांद यानी सारण, मनेर, पटना, चेचर व श्वेतपुर, वैशाली, ताराडीह, गया तथा सेनुआर, रोहतास से मिले हैं। यह चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। जो चिरांद है कहां पर स्थित है बताइए जल्दी? सारण में। सारण में है चिरांद स्थित, और यह जो है हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। अगला है ताम्रपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य चिरांद यानी सारण, सोनपुर यानी सारण, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, नालंदा, सेनुआर, रोहतास तथा ओरियम, भागलपुर से मिले हैं। और इन साक्ष्यों में काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की। जैसा कि हमने कहा कि हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम अब सबसे पहले इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैदिक काल। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह, वर्तमान में जो तिरहुत क्षेत्र है, इसके जनक को सम्राट यानी राजा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की चर्चा की गई है। तो गंडक नदी को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? सदानीरा। सदानीरा की चर्चा हुई है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। तो शतपथ ब्राह्मण की रचयिता, उनका नाम है याज्ञवल्क्य, नोट कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव को ही बिहार यानी उत्तरी बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारक माना जाता है। किसे माना जाता है? विदेह माधव। विदेह माधव को उत्तरी बिहार में आर्य संस्कृति का क्या माना जाता है? विस्तारक, जो विस्तार करे, फैलाए, है ना। तो क्या माना जाता था? विस्तार करता माना जाता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य क्या कहा जाता है? कहा जाता था, व्रात्य कहा जाता था, जो संभवतः किस भाषा का शब्द है? प्राकृत, जो संभवतः प्राकृत भाषा में बोलते थे। ठीक है। प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया। किसका? कीकट। मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया और इसके प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का, यजुर्वेद में विदेह राज्य का। आगे चर्चा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद व करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो बक्सर रीजन है भारत का, उसके लिए क्या शब्द यूज किया है? मलद तथा करुणा। मलद तथा करुणा। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगृह, गया तथा पुनपुन को पवित्र स्थल माना गया। राजगृह, गया और पुनपुन को पवित्र स्थान माना गया। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाजनपद काल, तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 बताएगी। ठीक है, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, और अभी हमने इसे सारणी वाले चार्ट में पढ़ा भी है ना। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब गण यानी लोगों का शासन। तो किसमें लोगों का शासन था? वज्जी एवं मल्ल में। ठीक है। जबकि राजतंत्रात्मक यानी राजा जहां प्रमुख हो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो शेष जितने भी थे उनमें क्या थे? शेष 16 में से शेष जो थे उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों में से 3 अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों किसमें थे? बिहार में थे। ठीक है, बिहार में थे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग महाजनपद के बारे में। तो अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राजधानी थी इसकी चंपा। ठीक है, राजधानी क्या थी? चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हियनसांग चेननपा
चेननपा कहता था। हेनसांग क्या कहता था इस क्षेत्र को? चेननपा कहता था। ठीक है। मगध, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। ध्यान रखिएगा। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। तीसरा, वज्जी। ये तीन कहाँ है? बिहार में, इसलिए इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। यह 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी, वज्जी कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का, 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली की लिच्छवी, मिथिला की विदेह तथा कुंड ग्राम के ज्ञातक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो अलग अलग क्षेत्र से कौन प्रसिद्ध था ये नोट कर लीजिएगा। बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। बुद्ध के समय में वज्जी क्या था? एक शक्तिशाली संघ था। अब हम बात करते हैं वैशाली के लिच्छवी की। ठीक है। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था लिच्छवी। किस समय? बुद्ध के समय। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख था। अभी हमने चर्चा की किसकी? वज्जी संघ की। अभी हमने देखा उसमें कितने राज्य थे, जल्दी बताइए कितने राज्य थे? उसी में से एक है लिच्छवी, और लिच्छवी इस वज्जी संघ में सर्व प्रमुख माना जाता था। इसकी राजधानी वैशाली जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। ठीक है। महाबग्ग जातक, महाबग्ग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के लिए निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी का राजा चेटक, लिच्छवी का राजा कौन था? चेटक। इसमें प्रमुख था लिच्छवी। ठीक है। वज्जी संघ में प्रमुख क्या था? लिच्छवी, और लिच्छवी के राजा का नाम चेटक। ठीक है। चेटक की पुत्री थी चेलना। उसका विवाह किससे हुआ था? मगध नरेश बिंबिसार के साथ। मगध नरेश बिंबिसार के साथ। महावीर की माता त्रिशला उनकी बहन थी। नोट कर लीजिएगा, जो महावीर थे उनकी माता जो त्रिशला थी वो इनकी बहन थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। जो वज्जी संघ की राजधानी, जो क्या था? जो वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी, और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम बात करते हैं मिथिला के विदेह की। ठीक है। जो वज्जी संघ में हमने जिन 3 चीजों की बात की उसमें था वैशाली की लिच्छवी, इसलिए हमने वैशाली की लिच्छवी के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे मिथिला के विदेह की। ठीक है। मिथिला के विदेह की। तो यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है, वर्तमान जनकपुर से की जाती है। और इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस लेकर आया है द न्यू सेशन सेल, जिसमें यूपीएससी, सीयूईटी और पीसीएस कोर्सेज, जुडिशियरी टीचिंग एग्जाम्स, एसएसटी, इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। 50% तक की छूट है। तो इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि इसमें बीपीएससी और जीपीएससी की कोर्सेज भी शामिल है। चाहे आप बीपीएससी का फाउंडेशन लें, पीवाईक्यू लें, बिहार स्पेशल कोर्स लें, या आप जेपीएससी का फाउंडेशन लें, बिहार जेपीएससी स्पेशल, ये सब कोर्सेज पर आपको 50% तक का छूट मिलेगा, ऑफर मिलेगा। बुक्स पर, डीएलपी पर अगर आप ये सब खरीदना चाहते हैं तो 25% की छूट है। आप सवाल है कहां से आप खरीद सकते हैं? तो या तो आप कॉल करें 8750187501 पर, या फिर आप डाउनलोड करिए दृष्टि लर्निंग ऐप, और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा दृष्टि कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी, जो भी आपके पास उसमें सामने फीस शो हो रही होगी उसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मगध साम्राज्य या मगध के उत्कर्ष की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से है ये मगध साम्राज्य। तो उदय की बारे में बात की जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है, मगध साम्राज्य का वह उदय हुआ था, और यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। इसकी राजधानी थी राजगृह, और प्रमुख राजवंश था बृहद्रथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश के बारे में भी चर्चा करेंगे।
ठीक है, मगध साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। धीरे धीरे इसने तत्कालीन शक्तिशाली महाजनपदों में जैसे कोसल, वत्स, अवंती आदि को अपने में मिला लिया और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के काफी बृहद क्षेत्र तक हो गया तथा इसे महाजनपद से आगे जाकर एक साम्राज्य का स्वरूप ले लिया। इसने क्या किया, महाजनपद से आगे जाकर एक साम्राज्य का स्वरूप ले लिया। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। जब हम बिहार के मैप की बात करते हैं तो मूलतः जो दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र है वह है मगध, दिस इज अंग, दिस इज वज्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। आधुनिक पटना, यहां पटना और गया, ठीक है, आधुनिक पटना और गया जिले इसके भीतर शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। देखिए गिरिब्रज, गिरिब्रज का मतलब है गिरी, पर्वतों से घिरा, पर्वत पहाड़ी, 5 पहाड़ियों से ये क्या थी, चारों तरफ घिरी हुई थी, इसलिए काफी व्यवस्थित इसे माना जाता था। इसके अलावा जो नदियों का प्रवाह है आप जानते ही हैं। अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ नदी है, यहाँ बात करें तो यहाँ नदी है, सोन नदी है ना। तो ये नदियों के प्रवाह की वजह से काफी अच्छी जगह पर मानी जाती थी। इस वजह से चूंकि नदियां यहाँ है, कृषि का प्रोडक्शन अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, इसलिए यह क्या होगा, अधिक सशक्त साम्राज्य के रूप में निकलकर सामने आया था। ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के क्या हुए, प्रतिष्ठित राजा हुए। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से तथा पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ठीक है, उत्तर में गंगा, ठीक है, पूर्व में चंपा, क्योंकि आप जानते ही हैं भागलपुर चंपा है ना, चंपा से, ठीक है, पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। ये पूरा क्या हो गया, अब ये विस्तृत हो गया यहाँ तक, है ना। छोटा सा नीचे वाला हिस्सा छोटा नागपुर का पठार वाले हिस्से पे विस्तारित हुआ। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। पहला है हर्यक वंश, 544 से 412 ईसा पूर्व का लगभग इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। यह मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। इस वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, और इसका अन्य नाम, बिंबिसार का अन्य नाम था श्रेणिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। किसकी, हर्यक वंश के समय ही बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों की फलस्वरूप रखी और इसका उन्होंने विस्तार भी किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी का नाम था उनकी महाकोशला देवी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, इसके साथ उन्होंने दहेज में काशी प्रांत प्राप्त किया था। जब उन्होंने कौशल राज की पुत्री से विवाह किया था तो इसमें उन्होंने क्या प्राप्त किया था दहेज में, काशी प्रांत, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। ठीक है, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना, जिन्हें छलना भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, चेलना, उनसे उन्होंने विवाह किया। दूसरा नंबर का विवाह था उनका, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। ठीक है, तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किसका जन्म हुआ, अजात शत्रु का जन्म हुआ। और तीसरी पत्नी थी उनकी क्षेमा, पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बना दिया। मगध में मिला लिया, किसको मिला लिया, किसको मिला लिया, ठीक है, अंग राज्य को जीतकर उन्होंने मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत
चंडे प्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवेद जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। आगे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब बात आती है किसकी? अजात शत्रु की। तो 492 से 460 ईसा पूर्व तक का समय उनका माना जाता है। अजात शत्रु का जो अलग नाम था, एक अन्य नाम था, वो था कुणिक। ठीक है, अजात शत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु से किया। अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। अजात शत्रु जैन मतानुयायी था। तो अगर पूछा जाता है अजात शत्रु के बारे में तो वे जैन मतानुयायी यानी जैन धर्म का वो अनुयायी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मंत्री वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों जो हथियार थे, एक तो रथमुसल, दूसरा महाशिला कंटक, इन हथियारों का प्रयोग किया। लिच्छवियों पर अभियान के दौरान उसने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया, जिसे पाटलीग्राम और आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम दिया गया। जैसे आगे चलकर पाटलिपुत्र, पहले पाटलीग्राम, फिर बाद में आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम दिया गया। अजात शत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो यहां से आपको ना इंट्रोडक्शन मिल रही है बौद्ध संगीति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय? अजात शत्रु के समय हुई। कहां? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजात शत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा। देखिए, आपने जैसा किया वैसा आपने भर लिया। उदयन ने अपने पिता को मार दिया और गद्दी पर बैठ गए। उदयन या उदयभद्र समय था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र। नाम क्या था? नागदशक, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। तो अब इसके बाद अगला जो वंश आता है वो कौन सा है? शिशुनाग वंश। ठीक है, इनके अमात्य जो थे उन्होंने ही इसे गद्दी से हटा दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव रखी। तो अगला वंश क्या है? शिशुनाग वंश। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। आइए हम इसके प्रमुख शासकों को देखते हैं। पहला शिशुनाग, पहला जो शासक था उसका नाम था शिशुनाग। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ठीक है, इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसने वैशाली को राजधानी बनाई। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक का समय 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कालाशोक की तो कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया और इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। तो पहली हुई अजातशत्रु के समय राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, दूसरी किसके समय होती है? कालाशोक के समय। अब आपको मिल गई क्या जानकारी? दूसरी हुई किसके समय? कालाशोक के समय। कालाशोक के समय, ठीक है, ध्यान रखिए, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहां पर? वैशाली में हुई। वैशाली में, जहां पर जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला स्थविर
स्थविर और दूसरा महासांघिक। ठीक है, स्थविर और महासांघिक में बंट गया। ठीक है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक यानी लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर अगला वंश है नंद वंश। कब से? 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 ईसा पूर्व लगभग। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक में सबसे पहले आते हैं महापद्मनंद। तो पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक माना जाता है किसे? महापद्मनंद को, जो कि एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्वक्ष तांत्रक यानी सर्वक्ष तांत्रक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का इन्हें अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें सर्वक्ष तांत्रक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक क्षत्र बोलते हैं जिसे एक क्षत्र, इसकी उपाधि धारण की। तो एक क्षत्र और एक राट, ये आप कह सकते हैं एक राट या एक क्षत्र की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक बना। ठीक है, कौन? धनानंद। यह सिकंदर के समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा था। ग्रीक और यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा था? अग्रमीज कहा था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव रखी। किसकी नींव रखी? मौर्य वंश की नींव रखी। किसने रखी? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। तो अब हम पढ़ेंगे महाजनपद कालीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो शुरुआती 22 तीर्थंकर हैं, अभी भी उनका जो इतिहास है वो क्या है? संदिग्ध है। तो इनमें से क्या कहा जाता है कि इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और अरिष्टनेमि जो कि 22वीं तीर्थंकर माने जाते हैं, इनका उल्लेख मिलता है कहां? ऋग्वेद में। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और 22वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर अरिष्टनेमि। तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि। कौन से नंबर के? 22वें। ये थे फर्स्ट यानी पहले। ठीक है, ध्यान रखिए। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी धन संचय का त्याग तथा अस्तेय यानी चोरी न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर है महावीर स्वामी। इन्होंने पार्श्वनाथ नामक प्रतिपादित सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा और यही 5 सिद्धांत अर्थात पंच महाव्रत आज भी जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत हैं। इस प्रकार जैन धर्म का संस्थापक परंपराओं में ऋषभदेव को और इतिहास में महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? ऋषभदेव जी को। और अंतिम तीर्थंकर इतिहास में महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे और यही संघ क्या कहलाया? गणधर कहलाया। क्या कहलाया? गणधर कहलाया। अब जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंच महाव्रत, अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम। क्या कहा गया? जैन साहित्य को आगम, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण,
6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र एवं एक अनुयोग द्वार शामिल है। ठीक है। जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेधों का विवरण भगवती सूत्र में, ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर जी के जीवन, ठीक है, न्याय धम्म कहासुत्त में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवासक दासाओं में होड़ शासक तोरमाण का वर्णन मिलता है। तो अब आपको ये नोट करना है कि कहां कहां क्या क्या मिलता है। तो ध्यान क्या रखना है, आचारांग में जैन भिक्षुओं के बारे में, उनके आचार नियम के बारे में, विधि निषेधों के विवरण के बारे में, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में, न्याय धम्म कहासुत्त में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है, और जो उपासक साओं है उनमें हूण शासक तोरणमाल का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो उपासक दशाओं में हूण शासक तोरणमाल। अब भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश मिलता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र दिया गया है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है। अब हम जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीकों के बारे में नोट करेंगे। सबसे पहले ऋषभ देव आदिनाथ कहा जाता है, उनके प्रतीक थे वृषभ। ठीक है, नोट करिएगा। तीर्थंकर, अगले तीर्थंकर के बारे में बात करें, अजितनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच, पद्म प्रभु पद्म, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर सुविधनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ गेंडा, पूज्यनाथ महिष, विमलनाथ बराह, अनंतनाथ शेन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग। ठीक है। कुंथुनाथ अज्र, अरनाथ मीन, मल्लिनाथ कलश, मुनि सुव्रत कूर्म, नमिनाथ नीला कमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। ठीक है। तो तीर्थंकर उनका जो प्रतीक है वो आपको नोट कर लेना है। अगला जैन सांगीतियों के बारे में, तो 2 सांगीतियां हुई हैं। प्रथम बात करें तो वो हुई है 322 ईसा पूर्व में। कुछ स्रोतों में इसमें 300 ईसा पूर्व भी आपको मिलेगा। कहाँ स्थान? पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। परिणाम क्या हुआ इस जैन सांगीति का? 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। ये होता है कब? पहली जैन संगीति में। जो दूसरी जैन संगीति होती है वो 513 या 526 की भी ध्यान रखें, 513 या 526 ईस्वी में हुई। वल्लभी स्थान कहाँ था? गुजरात। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा क्षमण। इनमें जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इनमें लिपिबद्ध किया गया। तो जैन धर्मों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। अब दूसरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है बिहार का, वो है बौद्ध धर्म। प्राचीन इतिहास में मोस्ट फेवरेट सेगमेंट बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ यानी प्रकाशमान या जागृत होता है। ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को नोट करते हैं। सबसे पहले जन्म घटना की बात करें तो जन्म, तो चिन्ह प्रतीक क्या है? कमल व सांड। ठीक है। अगला है गृह त्याग, इसके लिए प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, तो पीपल बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। घटना है निर्वाण, उसके लिए चिन्ह है पद चिन्ह। मृत्यु महापरिनिर्माण, स्तूप। और चक्र यानी प्रथम उपदेश। तो आप ध्यान रखिएगा चिन्हों को उनके आधार पर क्या कहा जाता है ये नोट करिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। और ये 4 दृश्य कौन से हैं? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में उन्हें दिखाई दिया था। और उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग कर दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो अगर घर त्याग किया, गृह त्याग किया, तो इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। तो सर्वप्रथम बुद्ध जब घर से निकले तो कहाँ रुके?
अनुपीय नामक आम्र उद्यान में रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। तो उनके पहले गुरुओं के बारे में जब चर्चा होती है तो आचार्य अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र प्रमुख हो जाते हैं। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। यानी महात्मा जो बुद्ध हैं उन्हें कब ज्ञान प्राप्त हुआ? उसी समय ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध यानी बुद्ध एवं तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकरा माधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। अब सुकर माधव भोज सामग्री खाई और उसके बाद वो क्या हो गए? अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कब? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवाजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अब आपसे अगर पूछा जाता है कि किसे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह कहाँ मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बटद्वीप भेजा गया और इन पर स्तूप बनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। सृष्टि दुख में, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। सृष्टि क्या है? दुख में, क्षणिक और आत्मविहीन है, यह उन्होंने कहा। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेदी की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा है। और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में यानी मध्यम मार्ग में 8 सोपान है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, और इसके 8 सोपान कौन कौन से हैं? जो उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की बात की। दुख निरोध गामिनी यानी दुख का निदान भी है, दुख का कारण फिर दुख का निदान की बात उन्होंने की। और दुख के निदान के संदर्भ में उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की और मध्यम मार्ग प्रतिपदा में उन्होंने 8 सोपान बताए और यही अष्टांगिक मार्ग हैं। कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। अब बात करते हैं दर्शन के संदर्भ में, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई दर्शन। तो अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद मतलब जो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास ना करें, ना माने। ठीक है। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुओं या पदार्थ सत्ताहीन है, कोई उनमें महत्व नहीं है, उसे शून्यतावाद कहते हैं। अनात्मवाद, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं होना अनात्मवाद है। और अगला है क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अंततः समाप्त हो जाएगी, इसे ही उन्होंने क्षणिकवाद कहा। ठीक है, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, कौन? त्रिपिटक
जो उनकी परिनिर्वाण के उपरांत हुए जो बौद्ध सांगीति हैं उनमें कुछ संकलन किया गया और उन्हें कहा गया त्रिपिटक। ठीक है, और ये कहा गया जो त्रिपिटक है यही संभवतः क्या है, सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, किन किन 3 नामों से जाने जाते हैं ये? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से? मिलिंद पन्हो, इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नारसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। और दूसरा है दीपवंश, तो सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी ईस्वी में रचित एक ये पहला ग्रंथ माना जाता है जिसे दीपवंश कहते हैं। तीसरा है महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है और इसके रचयिता मदंत महानाम 5वीं-6ठी शताब्दी की के आसपास माने जाते हैं। अगला है जातक कथाएं, इनमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, यह पाली भाषा में रचित है। अब बात करते हैं बौद्ध सांगीतियों के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है ये। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 4 बौद्ध सांगीतियों का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहला यानी जो पहली बौद्ध सांगीति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। समय बताया जाता है लगभग 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। उस समय कार्य क्या हुआ? बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी जो बौद्ध सांगीति हुई वो कहाँ हुई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व के आसपास। कालाशोक के समय सक्कामी यानी सर्वकामी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर्वकामी या सक्कामी जैसे कहते हैं। इस समय क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। तृतीय था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई तीसरी? पाटलिपुत्र में हुई, लगभग 250 ईसा पूर्व पर। उस समय अशोक थे और मोगाली पुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक यानी तीसरे पिटक का इस समय संकलन हुआ। चौथी बौद्ध संगीति हुई कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में, लगभग ईस्वी की लगभग इसमें क्या कहा जाता है कि जो प्रथम शताब्दी थी ईस्वी की उस समय हुई। इसमें कौन थे जो शासनकर्ता थे वो कौन थे? शासनकाल उस समय कनिष्क का शासनकाल था और अध्यक्ष थे वसुमित्र। कार्य क्या था? बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, और हीनयान में वस्तुता स्थिरवादी तथा महायान में महासांघिक जो शामिल हुए। तो ये 2 डिवाइडेशन यहां से निकलकर सामने आता है। अब बात करते हैं मौर्य काल के बारे में, 322 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व के बारे में, और मौर्य कालीन इतिहास के सोर्सेस के बारे में। सबसे पहले जो सोर्सेस मिलते हैं हमें, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। कौन से? ब्राह्मण साहित्य, तो पुराण कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि में इनके बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में चर्चा हुई है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थशास्त्र, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। अगला बौद्ध साहित्य, कुछ हमारे बौद्ध साहित्य भी रहे हैं जिससे मौर्य काल के बारे में चर्चा मिलती है, जैसे दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावदान, तो आदि से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी इन्हीं से प्राप्त हुई। जैन साहित्य की बात करें तो भद्रवाहु का जो कल्पसूत्र था, हेमचंद्र का जो परिशिष्ट पर्वन था, इनसे भी मौर्य काल के बारे में चर्चा जानकारी मिलती है। विदेशी शासक मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख सोर्स है। ठीक है, और बात करते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि इसके कुछ भाग
परिवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुई है। किसकी? इंडिका की। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुरातात्विक सोर्सेस की बात करें, किन पुरातात्विक सोर्सों से मिलती है इनके बारे में जानकारी, यानी अभिलेख कौन से, सिक्के, मृदभांड, स्मारक आदि की बात करें तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं और इसने अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रादामन का जो जूनागढ़ यानी गिरनार का जो अभिलेख है, इससे भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी यह प्रदान करता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी और तांबे के पंचमार्क यानी आहत सिक्के से भी मिलती है। तो ये थे हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईस्वी से ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इन्हें शूद्र माना है और बौद्ध और जैन अगर हम ग्रंथों की बात करें तो इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे और अधिकांश जो विद्वान है वो इन्हीं मत से सहमत हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में, कहां से? उत्तर पश्चिम में ईरान यानी जिसे क्या कहा जाता है, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला था। इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस के निकेटर को पराजित किया। किसको? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को क्या किया? उन्होंने पराजित किया और संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई यानी काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग सौंपा। ध्यान रखिएगा, 500 हाथी लेने के बाद उन्होंने ये हिस्से उसको सौंप दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। और इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ कहां मिलता है? एपियानस नामक यूनानी जो है वही इसके बारे में विवरण देता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में उसे लिपिबद्ध किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी थे, यानी वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरणों में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। मृत्यु वाला जैसी कंडीशन नहीं आई या जान लेने जैसी कंडीशन नहीं आई। उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। जैन मुनि भद्रवाहु से जैन धर्म की उन्होंने दीक्षा ली। तो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन मुनि भद्रवाहु जी से, किससे? भद्रवाहु से क्या कर ली? जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? आप जानते ही हैं, क्या कहते हैं? संलेखना, संथारा कहा जाता है। ठीक है। अगले बिंदुसार, उनके अगले शासक थे मौर्य समय का, कौन थे? बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सहसेन कहा गया है। मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय
फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो किसको भेजा? डायनोसिस को भेजा। किसने भेजा? ये ध्यान रखें, किसने भेजा? तो टॉलेमी द्वितीय ने भेजा। मिस्र के शासक थे टॉलेमी द्वितीय, उन्होंने ही किसे? डायनोसिस को किसके समय भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उनकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चाणक्य प्रधानमंत्री थे। अगला है अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। और इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो अशोक के संदर्भ में फैक्ट नोट कर लीजिएगा। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अशोक को उनके अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम प्रियदसी यानी देवों का प्यारा, देवों का प्रिय उपाधि दी गई है। अशोक का नाम उल्लेख केवल मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेख में ही मिलता है। अशोक का जो नाम है ना, उस अशोक नाम का जो उल्लेख है वो केवल कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोलन अभिलेख में। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया। ठीक है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। क्या कहा? बुद्ध शाक्य। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो किसने दी थी? उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की और इसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गए और लुम्बिनी ग्राम को उन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग के रूप में कर लेने की घोषणा उन्होंने की थी। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेखों में अशोक स्पष्टता बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए गए। अभिलेख जो थे उनके ये कहा गया कि राज्य का आदेश है और इस रूप में उन्हें जारी किया गया। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया और इसके सभी अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत है। ठीक है। जबकि यह ध्यान रखिएगा, सभी अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत है। जबकि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी लिपियों में वे लिखे भी गए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया। बोला अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई जो कि सबसे छोटा उल्लेख है, सबसे सर्वाधिक छोटा उल्लेख है, उसका विषय क्या था? आर्थिक था। उसका विषय क्या था? आर्थिक था। ठीक है। अब अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के बारे में चर्चा करते हैं। धर्म प्रचारक हैं महेंद्र और संघमित्रा। वो कहाँ भेजे गए? श्रीलंका, महारक्षित यवन देश, मक्षिम हिमालयवर्ती देश, महादेव महेशमंडल यानी मैसूर भेजे गए, महेशमंडल। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र भेजे गए। सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि भेजे गए। मगशंतिक भेजे गए कहाँ? कश्मीर तथा गांधार। रक्षित भेजे गए बनवासी यानी कर्नाटक। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभलेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कहाँ? कौशाम्बी तथा प्रयाग। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख भी पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइन ने की। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्थित है, जो वो स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की मूर्ति बनी हुई है। किसकी मूर्ति बनी हुई है? सिंह की मूर्ति बनी हुई है। अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई
और उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है, यानी कुछ नहीं है उनमें। पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तुओं के बारे में। प्रश्न पूछा जाता है। पहला शिलालेख, पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, ऐसा उल्लेख है। दूसरा शिलालेख, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य सत्यापुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा हुई है। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया। चौथा शिलालेख, धर्माचरण के भेरी घोष द्वारा धम घोष में बदला गया। 5वां शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिली और 5वें शिलालेख में ही मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। आम जनता की किसी भी समय राजा से मिल सकती है, यह कहा गया। 7वां शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई 7वें शिलालेख में। और हम 8वें शिलालेख को देखते हैं। सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, 10 वर्ष के बारे में इसमें चर्चा की गई है। बोधगया के भ्रमण का भी उल्लेख है। 9वां शिलालेख, धम्म समारोह की चर्चा की गई है और सच्ची भेंट व विशिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ध्यान रखिएगा, जो ख्याति और गौरव की निंदा की बात की गई है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, वो 10वें शिलालेख में है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 5 यवन राज्यों का वर्णन है। अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन बिताने के लिए उन्हें प्रेरित किया कि जनता को कैसे धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो मौर्य काल के ही आगे हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद निरंकुश नहीं था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो उच्चाधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, यानी मौर्य काल में 18 उच्च अधिकारी थे। ठीक है, जिसके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। तो ये जो उच्च अधिकारी थे उनके लिए शब्द क्या है, जैसे एक तो तीर्थ उनको हम कहते थे, लेकिन उनके लिए जो शब्द है अधिकांश स्थानों में उनके लिए महामात्र शब्द है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांतों के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का स्तरीय खंड क्या था? केंद्र। ठीक है, प्रांत, जिसमें प्रमुख अधिकारी होता था कुमार या आर्यपुत्र। अब अगला होता था मंडल, तो मंडल में प्रमुख अधिकारी होता था प्रदेष्टा तथा प्रादेशिक। अगला है आहार या विषय, जिसमें जिला और इसका प्रमुख अधिकारी होता था विषयपति या स्थानिक। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खारविट यानी 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह तथा ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और उसका प्रमुख होता था ग्रामणी। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो स्तरीय खंड था वह विभाजित था अलग अलग हिस्सों में, केंद्र, प्रांत और हिस्से में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब हम तीर्थ बात करते हैं और संबंधित विभागों की बात करते हैं। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होता था। प्रशासता राज्य की आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। नायक
सेना का संचालक तथा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। ठीक है। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी का नगर का कोतवाल होता था। दुर्गपाल राज्य की दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। अंतर्वर्षिका सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिक। ठीक है। अब बात करते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा के लिए अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों का जो शासन था वो राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी और 5वां प्रांत बना कलिंग। ठीक है। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार होता था। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता करता था। गोप गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीकरण, कर की छूट एवं जनगणना का भी काम करता था। कौन करता था? गोप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, मौर्य काल की ही। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल यानी पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख भाग बताया था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। बात करें न्याय व्यवस्था की तो मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश होता था। कौन? मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश होता था। ग्राम सभा होती थी वो सबसे छोटा न्यायालय था जहां ग्रामणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। ग्राम वृद्ध यानी जो गांव में वृद्ध हैं। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। ठीक है। धर्मस्थी न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्रीधन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जबकि जो कंटक शोधन थे उस न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अथवा हत्या तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। ठीक है, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्याप सर्प कहते थे। महामात्याप सर्प कहते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहते थे। सर्प महामात्य। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे, संचरा जो घुमक्कड़ थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया। ठीक है। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्षों की बात करें तो पण्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शराब व मदिरा का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष। ठीक है। कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, अक्षपटालाध्यक्ष, महालेखाकार, देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का प्रमुख देवताध्यक्ष। अब बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज द्वारा यात्रा वृत्तांत इंडिका और अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण तथा सभासद। ठीक है। और इनमें सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की। मेगास्थनीज तथा ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, किंतु
त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में भी दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में लगाया गया था। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह नियोग की अनुमति थी। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासनी कहा जाता था। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। इनके कार्य का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घरों की स्त्रियां प्रायः घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को अनिष्कामिनी कहा। क्या कहा? अनिष्कामनी। मौर्यकालीन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्यकाल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता मौजूद थी तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। मौर्य काल में वैदिक धर्म भी प्रचलित था, परंतु कर्मकांड जो है वो प्रधान जो वैदिक धर्म है वो अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित थे और इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता था। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्थाओं में डायनोसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई। तो डायोनिसस और हेराक्लीज ये शिव और विष्णु के रूप में पहचाने जाते थे। ठीक है, अगला है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वृत्ति का साधन कहा जाता था। कृषि, पशुपालन, उद्योग और वाणिज्य तथा व्यापार। अब बात करते हैं कृषि के संदर्भ में। तो मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था देखने वाला प्रधान अधिकारी था वो सीताध्यक्ष था। राजकीय भूमि कौन देखता था? सीताध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखें। और इस भूमि पर दासों, कर्मचारियों, कैदियों द्वारा जुताई भूमि या बुआई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट यानी जुती हुई, आकृष्ट यानी बिना जुती हुई भूमि और स्थल यानी ऊंची भूमि आदि के बारे में अनेक भूमि का उल्लेख किया था। अद्विव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के कभी भी अच्छी खेती होती थी, तो उसे अदैव मात्रक भूमि कहते थे। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर, यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था और भूमिकर 2 प्रकार का होता था, एक तो सेतु कर और दूसरा वन कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक यानी भूस्वामी को कहा जाता था क्षेत्रक, उपवास यानी काश्तकार को कहा जाता था उपवास। उद्योग की भी बात कर लेते हैं। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना था और उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना था। नोट कर लीजिएगा। व्यापारिक संगठन नोट करिए। श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, संघ देनदारों और महाजनों का संगठन, सार्थवाह यानी कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी जैसे अनाज से संबंधित होते थे। अब वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। तो मौर्य काल में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य, जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था और इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यहाँ व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह से पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और अन्य बंदरगाहों तक किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली यानी कलिंग राज्य की राजधानी आदि थे। और मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के लगते थे। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क, बाह्य, ठीक है, और राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क, अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को आधिक्य कहा जाता था। और इस प्रकार निर्यात पर निष्कामय तथा आयात पर प्रवेश्य लगाया जाता था। तो सोचिए, जो हम आयात निर्यात पे अभी भी शुल्क की बात करते हैं ना, टैरिफ वॉर जो चल रही है वो उस समय से चला आ रहा है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे निर्यात पर निष्कामय शब्द लिखिए, निष्कामय, और आयात पर प्रवेश्य। आयात पर अगर हम मंगा रहे हैं तो प्रवेश्य,
और अगर हम यहाँ से भेज रहे हैं तो निष्क्रमय शुल्क लगाया जाता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में। तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी पर्ण। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहा जाता था और राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पर्ण तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पर्ण वेतन मिलता था। नाम और धातु की बात करते हैं। करपाषण पर्ण धारण, यह चांदी का बना होता था। सुवर्ण एवं निष्क, यह सोने का बना होता था। माशक एवं काकड़ी, यह तांबे का सिक्का होता था। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें कुछ वंश हैं जैसे शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और इस वंश के प्रमुख शासक में पहले पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था और दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। बौद्ध धर्मों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगला, कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी उल्लेखित है। कलिंग के राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया तथा हाथी गुफा अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि किसने पराजित किया? खारवेल के राजा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलिंग के राजा खारवेल ने, माफ कीजिएगा, कलिंग के राजा खारवेल ने किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण भी हुआ था और इसका वर्णन कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अगले थे अग्निमित्र। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। पुष्यमित्र के राजस्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया। अग्निमित्र के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। अब आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो भागवत यानी भागभद्र ने, ध्यान रखें, भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था और इसने मंत्री वसुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया और इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा या नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वमेध को अपने दरबार में प्रशय देने की चर्चा मिलती है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया और इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। बेसनगर का अभिलेख यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, ध्यान रखिए, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म के लोकप्रियता का पता चलता है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट गुप्त वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं हैं, अभिलेख हैं, वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे हैं। गुप्तकालीन इतिहास के सोर्सेस की बात करें, सबसे पहले है साहित्यिक सोर्स। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कालिदास की रचनाएं ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वात्स्यायनकृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। फाहियान यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने मध्य देश का वर्णन भी किया था।
अब बात करते हैं गुप्त राजवंश के बारे में। गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद मौजूद है। दो मोहरों, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित है, इससे प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की और गुप्त काल के प्रमुख शासक में से श्रीगुप्त का नाम सामने आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो श्रीगुप्त को राजवंश की या आप कह सकते हैं गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि 275 ईस्वी के आसपास उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। तो श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। ठीक है, गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ माना जाता है। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजाभिषेक की तिथि 319 ईस्वी से एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, इसने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया और लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति को और बढ़ाया। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो अगला उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। और उसके बाद उन्होंने, जो हमारे गुप्त वंश के शासक थे, जिन्हें प्रथम संस्थापक या आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने क्या कर लिया? फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो समुद्रगुप्त की बारी आती है। समुद्रगुप्त का समय 335 से 380 ईस्वी माना जाता है। समुद्रगुप्त 335 में राजगद्दी पर बैठा और व्यापक क्षेत्र विस्तार एवं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कौन? विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का के दरबारी कवि हरिश्चंद्र प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। अपने विजय अभियानों के दौरान उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इस अभियान के दौरान उसने अच्युत, नागसेन तथा कोतकुलट शासकों को हराया। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को उसने पराजित किया। ये राज्य कौन कौन से थे जिसे उन्होंने पराजित किया था दक्षिणापथ में? वो राज्य थे कौशल, महाकांतार, कोराल, पिष्ठपुर, कोट्टूर, एरंडप्पल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुत्सलपुर। ठीक है, कुत्सलपुर। तो इन सबको उन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की और आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में राजा थे रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन और अच्युत नंदी बलवर्मा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त ने 8वें राज्यों को अपना सेवक बनाया और ध्यान रखिए, फ्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वे वन प्रदेश में सभी राज्य उसके फैले हुए थे और मध्य प्रदेश के जबलपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीमावर्ती राज्य में भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिनमें समतट, दवाक, कामरूप, कर्तुपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे और ये सब समुद्रगुप्त को क्या कर देते थे? कर प्रदान करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिसमें शामिल थे देवपुत्र, शाहिशा, माहिनाशी, शक, मुरुंड और सिंहल। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। उसने सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया तथा कविराज की उपाधि भी उसे प्रदान हुई। ठीक है, समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक, परम भागवत, अश्वमेघ पराक्रम आदि उपाधियां धारण की, जो उसके सिक्कों पर भी मुद्रित मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या क्या? व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक,
परम भागवत, अश्वमेघ पराक्रम। ठीक है, उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था। अब बात करते हैं अगले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 से 412 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व की भी चर्चा होती है। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, इस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उसके शासनकाल में चीन यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत आया था। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कि किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा दिया था, और अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ करवा दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। किसके? उज्जैनी के अंतिम शक शासक थे कौन? रुद्र सिंह तृतीय, उनको उन्होंने पराजित कर दिया। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो कब उपाधि धारण की? शकों को पराजित करने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि उन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, आपको नोट करना है। भारतीय अनुश्रुतियां उसे शकारी यानी शकों का विजेता के रूप में स्मरण करती हैं। अब उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। तो किसने पाटलिपुत्र के बाद अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उनके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली में निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, इसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, बराह मिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। अब अगले शासकों की बात करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, या जिसे महेंद्रादित्य या शक्रादित्य भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ। ठीक है, कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई, उसको बनवाना शुरू करवाया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। अगले शासक थे स्कंदगुप्त, जिन्हें स्कंदगुप्त क्रमादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था, और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया था। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया। क्या कहा गया? हूणों को म्लेच्छ कहा गया। किसमें कहा गया? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को उसने सौंपा। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। अन्य शासकों की बात करते हैं। स्कंदगुप्त के पश्चात पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त यानी बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए। हूण शासक मेहरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बलादित्य को पराजित कर दिया तथा उसे बंगाल खदेड़ दिया, बंगाल भेज दिया। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला उल्लेखनीय प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन? विष्णुगुप्त तृतीय जो था वह गुप्त साम्राज्य का
अंतिम शासक था। अब गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थे। गुप्तकाल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई, हमने देखा भी अभी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ठीक है। कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। गुप्तकाल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। तो जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनका नाम, उन्हें क्या उपाधि मिलती थी? कुमारात्य, कुमारा मात्य। क्या मिलती थी? कुमारा मात्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुमारा मात्य। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन प्राप्त करते थे, यानी उन्हें नगद राशि मिलती थी। गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग की बात करते हैं। महाबलाधिकृत सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश, संधि विग्रहित युद्ध एवं शांति का मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा धर्म संबंधी अधिकारी, भंडागाराधिकृत राजकोष का अधिकारी, महाक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाप्रतिहार राज प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी है वह महाप्रतिहार कहलाता था, ठीक है। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था और गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण कर सकते थे। इसी काल से पद वंशानुगत भी होने लगे थे, क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां ऊंचे पदों को धारण करती थीं। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। ये प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में यानी प्रदेश या विषय में विभाजित किया गया था, जिसका प्रधान कौन होता था? विषयपति, जिसे कुमारा मात्य कहा जाता था, ठीक है। जिला स्तर पर एक परिषद होती थी जिसे विषय परिषद कहा जाता था, और इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी जिसमें स्थानीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था, और ग्राम सभा का जो कार्य है वह ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना तथा राजस्व एकत्रित करना था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिकी यानी ग्रामपति या महत्तर होता था, ठीक है। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं गुप्तकाल की। गुप्तकाल में न्यायालय चार वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। गुप्तकाल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा के पास होता था, यानी उसके सारे अधिकार कौन देखता था? न्याय से संबंधित राजा देखता था। इसी काल में पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया, और इसका प्रमुख कारण क्या था? भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी का आना। भूमि में लोग दान करने लगे थे भूमि को, और इसी की वजह से इसको जो मामले थे जितने भी, उन्हें दो भागों में स्पष्ट कर दिया गया, दीवानी मामले अलग, फौजदारी मामले अलग, ठीक है। सैन्य व्यवस्था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही तथा गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरिक, दशापराधिक, चौरोधारणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि पद थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट कहा जाता था, जिसे भाट भी शब्द इस्तेमाल मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रण भंडागारिक यानी पदादी वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी रसद की व्यवस्था करता था। तो रसद की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति रण भांडागारिक कहलाता था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं। गुप्तकालीन समाज जो है वो परंपरागत 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों का आधार क्या होता था? गुण और कर्म नहीं, बल्कि जन्म। 4 वर्णों का आधार क्या था? जन्म, और इन जन्म के आधार पर 4 वर्ण विभाजित थे गुप्त काल में। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था, ठीक है। इन्हें अत्यंज या चांडाल कहा जाता था। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का काम कौन करते थे? चांडाल लोग करते थे। हेनसांग ने शूद्रों को खेतिहर यानी
कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में कुछ सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्ण भेद कायम था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्रों को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त थे। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन था। और इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप तथा आढ़वाप भूमि मापने का पैमाना था। वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ पाया जाता है। इस काल में मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तिका बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ था। महरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण का कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब हम बात करते हैं भूमि के विभिन्न प्रकारों के बारे में। गुप्त काल से संबंधित क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, ठीक है। वास्तु, वास करने की भूमि। खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अपृहत, बिना जोती गई जंगली भूमि। गोचर, पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व के स्रोत देखते हैं। तो गुप्त काल में भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। राजा भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था और इसलिए कालिदास ने सम्राट को षष्ठ मांश वृत्ति कहा। क्या कहा? षष्ठ मांश वृत्ति कहा। किसान हिरण्य यानी नगद तथा मेय यानी अन्न दोनों रूप में भूमि कर की अदायगी करते थे। तो नगद के रूप में या तो अन्न के रूप में, दोनों ही रूप में किसान जो कर है वो देते थे। मंदिरों एवं ब्राह्मण को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण नियंत्रण था। ऐसे भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऐसे भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य था शैक्षणिक और धार्मिक, ठीक है, नोट करिएगा। प्रमुख कर की बात करते हैं। भाग किसे कह जाते थे? यानी अगर कोई कहे कि आपको भाग कर देना है, भाग कर का मतलब भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। भोग, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं, फल फूल सब्जी आदि के रूप में दिए जाने वाला कर भोग कहलाता था। उद्रंग, स्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर उद्रंग कहलाता था। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर ऊपरी कर। और भूतोपरांत, तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला जो कर था उसे क्या कहा जाता था? भूतोपरांत प्रत्यय, ठीक है। मुद्राएं, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी जिन्हें उनके अभिलेखों में दीनार कहा गया। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के क्या थे? बयाना, भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, ठीक है। अब गुप्तकालीन धर्म एवं विज्ञान की बात करते हैं। गुप्त सम्राट जो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्तकाल में वैष्णव धर्म संबंधी सभी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसे पंचायतन रचना शैली में बनाया गया था, यही है महत्वपूर्ण अवशेष है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैष्णव धर्म का क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हुए दिखाई दिए हैं। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। पहला, मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। दूसरा, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। तीसरा, वैष्णव तथा शैव धर्म का
समन्वय हो गया। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या यानी साइन सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र निकाले। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। बराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने को मिलता है, उसकी रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की, गुप्त काल के बाद अंतिम समय की। गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त हुए कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है और इन शासकों को उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम भी दिया जाता है। अपसड़ अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त को माना जाता है। हालांकि महान गुप्त वंश के साथ इसका अब स्पष्ट संबंध नहीं मिलता। परवर्ती गुप्त शासक दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया और इसी बीच गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था जिसने बौद्धों की धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया तथा बोधगया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। शशांक के नाम सिक्के एवं मुहर नालंदा, गया और रोहतास से प्राप्त हुए हैं। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने गृहवर्मन का वध किया और इसके प्रतिशोध में राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। ठीक है, इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा है और इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग भी इसके नियंत्रण में आए और उसने परवर्ती गुप्त शासक माधवगुप्त को मगध में अपना प्रतिनिधि बनाया ताकि शशांक के आक्रमण का मुकाबला आसानी से किया जा सके। हालांकि हर्ष की मृत्यु के पश्चात बिहार में एक बार फिर से अराजकता फैल गई। बिहार के कुछ भागों पर संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत का भी शासन रहा जिसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने कर दिया था। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली थे और उनका राज्य मगध, मुंगेर, भागलपुर तथा संभवतः पूर्वी कन्नौज एवं बंगाल तक विस्तृत था। परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था जिसकी हत्या 725 ईस्वी के समय कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने की थी और इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन यात्रा ह्वेंग सांग नालंदा महाविहार में अध्ययन करने बिहार आया था और उसके अनुसार 635 ईस्वी में जब वह यहाँ आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था तथा इस स्थान पर कुछ छोटी छोटी बस्तियां बिखरी हुई थी। इत्सिंग नाम आता है इत्सिंग का, जो कि एक चीनी यात्री थी, ध्यान रखिएगा। इत्सिंग नामक चीनी यात्री 670 में नालंदा ईस्वी में नालंदा आया और इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संस्थान उत्तीर्ण हुआ था, लिखा हुआ था। ठीक है, उत्कीर्ण था। आगे 8वीं सदी के मध्य बिहार सहित पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ और यहां से आगे का इतिहास हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास में देखेंगे जब हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है जिसमें द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत ही बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे आप फाउंडेशन लें, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, प्रीलिम्स, अन्य कोर्सेज, इन सब पर 50% तक की छूट है। कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप में बीपीएससी सेक्शन में जाइएगा और बीपीएससी का कोई भी कोर्स आप खरीदेंगे वहां आपको छूट मिलेगी। कूपन कोड यूज करना है दृष्टि
क्या यूज करना है? दृष्टि। या आप कॉल करें 8750187501 पर, यहां से भी आपको ये ऑफर का लाभ मिल जाएगा। जेपीएससी की सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी 50% की छूट है, चाहे फाउंडेशन, प्रीलिम्स, स्टूडियो कोर्सेज लें, कोई भी कोर्सेज लेंगे आप तो ध्यान रखिएगा आपको कॉल करना है 8750187501 पर, या दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जेपीएससी सेक्शन में जाकर भी कोर्सेज को कूपन कोड दृष्टि अप्लाई करके खरीद सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहें और खूब बढ़िया से रिवीजन करें। बेहद शुक्रिया।